ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे हो तुसी मैं हाँ अनुजा शर्मा। अमूमन तौर ते जिस वक्त भी असी किसी ट्रीटमेंट की गल करते हैं तो एक चीज़ सब तो ज़्यादा परेशान करती है कि किन्ना लम्मा चिर सानू जिहड़ा है वो हस्पताल दे विच एडमिट रहना पएगा या किन्ना क जिहड़ा खर्चा आ उस ट्रीटमेंट ते आएगा या उस तो बाद किन्ने क देर सानू अपना काम छड्ड के घरे बहना पएगा। इन्हां सारियां चीज़ां दे उत्ते अज गलबात करांगे। साडे नाल फोर्टिस तो जिहड़े डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा ने उन्हां दे नाल गलबात करते हैं, उन्हां तो जानने की कोशिश करांगे। मैम बड़ियां चिंतावां ने, बहुत दुखी हुंदा इंसान जिस वक्त सेहत नूं लभण जाना होवे ते एक चीज़ सब तो शुरुआत करते मैम कि अज दे टाइम दे विच ये पॉसिबल है कि सानू हस्पताल दे विच घट्टो घट्ट समा जिहड़ा आ ओह दाखल होना पवे और जल्द तो जल्द असीं ट्रीटमेंट करा के घर आ जाए, कोई सर्जरी करवानी होवे तां स्पैशली। या आजकल ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसको कहते हैं हम सेम डे कॉम्प्लेक्स गायनी सर्जरी, जिसमें रोबोटिक टेक्निक के थ्रू आप सुबह पेशेंट को एडमिट करो, सर्जरी करो, सर्जरी के 10 घंटे बाद उसको घर भेज दो। वो चल के पेशेंट घर जाता है बिना किसी एंटीबायोटिक के, बिना किसी हाई आईवी लाइन या पेन किलर के, और बिल्कुल कंफर्टेबली जाता है क्योंकि पेन सबसे कम होती है इस सर्जरी में। ना पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सर्जरी सबसे प्रिसाइज होती है, ना ज़्यादा कोई पेन होता है, और पेशेंट घर में जाकर अपने काम खुद कर सकता है और हफ्ते बाद अपने रूटीन घर के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं या बाहर जाना वो सारे काम कर सकता है। ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗਾਇਨੈਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਰੋਬੋਟ ਤੇ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। यही आपको बताना था, रोबोट सर्जरी नहीं करता, सर्जरी इंसान ही करता है, डॉक्टर ही करता है। रोबोटिक टेक्निक होती है, जैसे आप बोलते हो लैप्रोस्कोपिक टेक्निक, ओपन टेक्निक, वैसे होती है रोबोटिक टेक्निक होते हैं। आप रोबोटिक टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अपनी सर्जरी करते हो। उस सर्जरी से आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट फाइब्रो, जैसे यंग गर्ल्स में होती है, क्या आपको क्या चाहिए, लड़की की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसकी बच्चेदानी ना निकाली जाए, उसकी अंडेदानी ना निकाली जाए, वो पॉसिबल है रोबोटिक टेक्निक के थ्रू। आप उसकी ओवरी बचाओगे, उसमें से सिस्ट निकालोगे, यूट्रस बचाओगे, उसमें से फाइब्रॉइड निकालोगे। ये सिर्फ टेक्निक सिर्फ रोबोटिक टेक्निक के थ्रू ही। ਹਾਲੇ तक किसी इदां ਦਾ कोई एग्जाम्पल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਡੇ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ परेशानी भी नहीं होवे? 10 से ज़्यादा केसेस कर चुकी हूँ, 12 ऑलमोस्ट हो जाएंगे। सेम डे पेशेंट 10 घंटे बाद घर गया और अभी उस बात को 2.5-3 महीने हो गए, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 से 12 केसेस कर चुकी हूँ ऑलरेडी ऐसे। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਸਪੈਕਟ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ सोचो? अच्छा, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। रोबोटिक सर्जरी का खर्चा बिटवीन 2 से 2.5 लाख के आसपास होता है। पर एक सोचो, पेशेंट का दूसरी टेक्नोलॉजी से सर्जरी हुई है, सपोज ओपन सर्जरी, और उसमें पेशेंट का खर्चा 30-40 हज़ार कम आया। बस यही मरीज़ अगर ओपन सर्जरी कराता है, 2 महीने तक बिस्तर पे चला गया, उसको एंटीबायोटिक पेन किलर जो घर पे लगा वो कौन सा खर्चा है, उसके केयर करने के लिए जो एक्स्ट्रा आपने मेड या घर में हेल्पर रखे, या घर के किसी एक मेंबर ने अपनी जॉब से छुट्टी ली वो खर्चा, और ये 2 महीने तक जाकर अपना काम नहीं कर पाएगा वो खर्चा। वो सारे के सारे अगर आप खर्चे जोड़ो, सो आज के दिन आप बोलोगे कि रोबोटिक सर्जरी ओपन सर्जरी से काफ़ी गुना सस्ता है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਆ ਚੁੱਕਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਤੇ अवेलेबल? जी, ये पीजीआई में अवेलेबल है, एम्स में अवेलेबल है, एक आध प्राइवेट सेक्टर्स में जलंधर में भी अवेलेबल है। सो येस, रोबोटिक टेक्नोलॉजी अभी 130 रोबोट आ गए हैं थ्रू आउट इंडिया। इसका मतलब धीरे 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 ये जो पुरानी हमारी दूरबीन टेक्निक को रोबोट रिप्लेस कर रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली आपको देखना है पेशेंट सेफ्टी। मैं किसी भी पेशेंट की सर्जरी करूं, मैं क्या चाहती हूँ, मेरा पेशेंट सेफली घर होके जाए। पेशेंट सेफ्टी में नंबर 1 वर्ल्ड में सिर्फ रोबोटिक टेक्निक ही है। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਐਡਵਾਈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਗਾਇਨੈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕਿ ਗਾਇਨੈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? सबसे पहले ये सबसे ज़रूरी है कि हमेशा अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दो।
अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पहले तो कंफर्ट जोन लेना है। दूसरी चीज़, अगर कहीं भी आपको एक सर्जरी एडवाइस, देखो यंग गर्ल है, यंग बॉडी है, हम नहीं चाहते उसके अंदर ऑर्गन उसे किसी सर्जरी में डैमेज हो कि फ्यूचर में वो रिकवर ही ना हो पाए। तो अगर यंग गर्ल में कभी भी किसी को सर्जरी एडवाइस होती है, वो डेफिनेटली सेकेंड ओपिनियन ले, ऑनलाइन चेक करें कि पूरे इंडिया में, स्पेशली अपने घर के आसपास, कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसमें इस लड़की का सबसे बेस्ट फ़ायदा हो सकता है। आके डॉक्टर से बात करें, आई थिंक वी आर ऑल वेरी अप्रोचेबल। आके बात करें एंड देन टेक अ डिसीजन। अगर आपके कुछ सर्जरी एडवाइज्ड है, सोच समझ के वो स्टेप लो रादर देन जस्ट जंपिंग ऑन टू इट। बिकॉज आई हैव सीन गर्ल्स ओपन सर्जरी करा लेती हैं 18-19 साल में, फिर वो हमारे पास आती है, फिर से प्रॉब्लम होगी, और बुरा लगता है कि यंग गर्ल जिसकी ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई, उसके पेट में इतने बड़े बड़े 30-30 सेंटीमीटर के कट लगे होते हैं। सो आई थिंक ये सबसे ज़रूरी है, और यही मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन दो कि जो सर्जरी 4 छोटे छोटे छेदों में रोबोटिक टेक्निक के थ्रू कंप्लीट हो सकती है, उसके लिए 30 सेंटीमीटर का कट देने का कोई इंडिकेशन बनता ही नहीं। ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਹ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ 4 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? किसी भी लड़की को जैसे ही उम्र उसकी 20 साल को क्रॉस करती है, उसको गायनेकोलॉजिस्ट को साल में एक बार अपना रूटीन चेकअप के लिए जाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो शायद आपको लगता होगा नॉर्मल है, पर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ही आपकी हिस्ट्री लेकर बता पाएगी कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। जैसे हम साल में एक बार अपना ब्लड चेक कराते हैं, हीमोग्लोबिन कराते हैं, थायराइड चेक कराते हैं, सिमिलरली एक डॉक्टर के पास विजिट, एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट, एक अल्ट्रासाउंड कराना और अपना चेकअप कराने में कोई बुराई नहीं है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਔਖੀਆਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਪਾਅ ਡਾਕਟਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।